नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित कर दिया गया। लेकिन सरकार की दलील में कितना दम है, इसके लिए हम आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरअसल कोरोना काल में ही सम्मेलन हो रहे हैं, चुनावी सभाएं सब जारी रहे, वो भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए। 29 दिसंबर से आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ। कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जब मामले की तह तक गए तो पता लगा कि कोरोना संक्रमित के तौर पर दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी नहीं थे और कई लोगों की RT-PCR रिपोर्ट अगले 2 दिनों में ही नेगेटिव आई थी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में उपचुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, राजनीतिक सभाएं हुई, जमकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। लेकिन इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कामकाज ना के बराबर हुआ। 50 साल के मुन्ने शेख उन 34 लोगों में से एक है जिनका 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन टेस्ट विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पॉजिटिव आया। शेख CPA के कर्मचारी हैं। शेख ने 26 दिसंबर को दोबारा RT-PCR टेस्ट कराया। 28 दिसंबर को उन्हें मैसेज मिल गया कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है। सर, गुरुवार का दिन था, 24 तारीख थी, 24 दिसंबर जी। तो हम लोगों के सबकी टीम आई थी, तो हमारी जांच हुई थी। तो पहले नाक की जांच की थी उन्होंने, तो रैपिड एंटीजन की टेस्ट। हाँ जी। तो उससे मैसेज से आ गया कि आप? नहीं, मैसेज नहीं आया था हमारे पास में। आया होगा? कॉल आया था मैडम का सुबह शुक्रवार के दिन। तो हम ड्यूटी आ गए थे, तो मैडम पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं। हमने कहा मैडम हम ड्यूटी पर हैं। तो कहला आपकी रिपोर्टिंग आई है कोरोना वाली, आपको कोरोना है। तो हम सर सुन के हमें बड़ा वो हुआ। हमने कहा ठीक है। फिर कंट्रोल रूम से फोन आया था, शमलाइस थाने से भी आया था। और उसके अगले दिन फिर आप? अगले दिन नहीं, शनिवार के दिन। शनिवार को आप RT-PCR टेस्ट के लिए? हाँ, फिर साहब लोगों ने फोन किया था कि आप आइए यहाँ। और वो टेस्ट कहाँ कराया आपने RT-PCR? वो भी यहीं रेस्ट हाउस में कराया। रेस्ट हाउस में जी। और सोमवार को उसकी SMS आ गया कि आप नेगेटिव? हाँ, सोमवार की शाम के टाइम आया, 4 साढ़े 4 बजे। 54 साल के कालीचरण भी CPA में सफाई कर्मचारी हैं। वो विधानसभा जाते भी नहीं। 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन में वो पॉजिटिव निकले। 26 दिसंबर को लिए गए नमूने के परीक्षण में नेगेटिव। उन्होंने बताया था, कोई रिपोर्ट नहीं दी कि आपको मतलब पॉजिटिव आ गए हैं, आप घर में रहें, क्वारंटाइन। कोई दवाई वगैरह दी थी उन लोगों ने? जिस समय मतलब जब ये रिपोर्ट दी थी उसी समय वो एक मोबाइल में उन्होंने दिया था। हाँ। तो बच्चे के मोबाइल में उन्होंने मतलब वो फोटो भेज दिया था उस पर, तो उससे दवाई ले ली। वो दवाई क्या ले ली, हमने खुद ही मतलब खरीद ली। हमने चलो ठीक है, जो बता रहे हैं तो अच्छी बात है भैया, अपनी सेफ्टी के लिए तो ले करके रख लिए। वो तो रखी हुई है घर पे आज तक। तो आपका भी मतलब आपका भी है कि आपका भी पॉजिटिव हुआ ही नहीं? सर अब मुझे तो नहीं लग रहा सर, ऐसा कुछ नहीं। 27 दिसंबर को सर्वसम्मति से स्पीकर ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया, बताया कि कोरोना की भयावहता में सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहिए। विधानसभा में हुई इस बैठक के मिनट्स की एक्सक्लूसिव कॉपी NDTV इंडिया के पास है, जिसमें दावा किया गया था कि MLA रेस्ट हाउस में 281 में से 67 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस में जमकर तकरार भी हुई। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने अपना ऐतराज भी दर्ज कराया, लेकिन बाद में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं के सुर ढीले पड़ गए। कुछ कर्मचारियों को ये बता के कि वो पॉजिटिव हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ, जो कि वहाँ के नहीं थे प्रेमाइसेस के, ये CPA में काम करने वाले मजदूर थे। और ये इसको मैं कहूँगा स्कैम, केवल विधानसभा न चला के विधायकों के प्रश्नों के जवाब, जनता के प्रश्नों के जवाब, और जो आज ये महामारी फैली है इसके संबंध में जवाब, और जो स्थिति आज है पूरे मध्य प्रदेश की इस कोरोना काल के बाद, इसमें बहुत सी चीज़ें उभज रही हैं, उनके जवाब विधायकों को चाहिए थे, वो न देना पड़े। इसलिए ये आप लोग भी सर्वदलीय बैठक में क्यों मान गए? सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए कि ये भयावह स्थिति है और इस भयावह स्थिति में कोरोना फैल सकता है, ये तथ्य दिए गए। बहुत से विधायकों को बताया गया कि वो पॉजिटिव हैं, मंत्री हैं पॉजिटिव, तो ये बताकर गुमराह किया गया और सर्वदलीय बैठक गुमराह की शिकायत हुई। तो बहुत सारी कमेटियां तो बनी नहीं है, क्या आप लोग प्रिविलेज वगैरह में इसको उठाने की सोच रहे हैं? निश्चित तौर पर प्रिविलेज कमेटी अभी बनाई नहीं है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी में मामला आएगा।
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहते हुए मामले को टाल दिया कि केवल विधानसभा अध्यक्ष या अधिकारी इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। ये और बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। ये जानकारी आपको विधानसभा के प्रमुख सचिव या माननीय विधानसभा अध्यक्ष देंगे। ऐसा नहीं है कि बुनियाद उसकी रखी गई थी जैसा आप कह रहे हैं। जानकारी से बेहद गंभीर मामला मानते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और संसदीय मामलों में इसे विधानसभा के अवमानना कहते हैं। ये सभा के सदस्यों को विधानसभा में आने से रोकने का जो उनका विशेषाधिकार है उसको रोकने का प्रयास है और अगर ये सिद्ध होता है तो उसमें जेल तक का प्रावधान है। इस सत्र में संसदीय परंपराओं को ताक पर रखने का एक और नमूना दिखा जब आयुक्त स्वास्थ्य सेवा ने विधानसभा सचिवालय को खत लिखा। इसमें वो विधानसभा को निर्देश देते नजर आए। 17वें नंबर पर वो लिखते हैं, लंबी बैठकों से बचने का सुझाव है, कम समय का सत्र रखना उपयुक्त होगा। 19वें नंबर पर वो लिखते हैं, विधानसभा के दैनिक क्रियाकलापों में केवल अत्यावश्यक कार्य करने की सलाह दी जाए। जानकार कहते हैं कि सरकारी अधिकारी की विधानसभा को लिखी ऐसी भाषा में चिट्ठी अभूतपूर्व है। कोई भी अधिकारी जब पत्राचार विधानसभा से करता है तो प्रमुख सचिव विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष से पत्राचार करता है। अध्यक्ष को कोई अधिकारी ये निर्देश नहीं दे सकता कि कम समय की बैठक करिए या ये काम करिए या ये काम ना करिए। ये सीधा सीधा विधानसभा के कार्यों में हस्तक्षेप है जो किसी अधिकारी को, यानी यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ, अगर आप इसको स्पेसिफिक कहूँ मैं, तो महामहिम राज्यपाल भी विशेष अवसरों को छोड़ के कभी भी निर्देश विधानसभा को नहीं देते। महामारी को जिम्मेदार बताकर इस बार न तो सदन में बैठकें हुई और न विधायकों को उनके सवालों के जवाब मिले। विधायकों के अभी तक 3000 से ज्यादा सवाल लटके हुए हैं। मौजूदा 15वीं विधानसभा में 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। मजे की बात यह है कि कोरोना के नाम पर 28 दिसंबर को सदन नहीं चला, लेकिन महज 3 दिन बाद 31 दिसंबर को सरकार ने कोरोना की कमी के नाम पर सिर्फ एक को छोड़कर प्रदेश के सारे कोविड केयर सेंटर बंद कर दिए। ये मामला भी अपने आप में अनूठा है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर आम तौर पर नए सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेम स्पीकर लगभग 1 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष जैसी ही सक्रियता दिखा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष गुटबाजी की वजह से नाम तय नहीं कर पा रहा है। वैसे ये सक्रियता सदन के बाहर कामकाज में ज़्यादा दिखती है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो सदन को चलाने में कम। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश के बाद अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां कोलकाता में जब कल तृणमूल कांग्रेस की पदयात्रा रैली निकल रही थी, उसी दौरान वो नारा सुनाई दिया जिसने कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए। गोली मारो जैसे हिंसक नारे से पार्टी असमंजस में है, नेता निंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि जब बीजेपी की रैली में ये नारा लगा तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुराने नारे देश का गद्दार बदलकर बंगाल का गद्दार कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को तृणमूल समर्थकों की दक्षिण कोलकाता की पदयात्रा में लगा ये नारा भी उसी नारे जितना भद्दा था जो बीजेपी वाले लगा चुके हैं। इससे तृणमूल के नेता भी बगले झांकने लगे। This type of slogan is unwanted, unwarranted and uncalled for so far the Trinamool Congress is concerned, and instructions has already been issued by the party alerting and alarming each and every party worker not to repeat this slogan. And this type of slogan, we do not, our party does not approve such slogan, such culture. This is the culture of BJP. गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। पिछले साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यही नारे लगवाए थे। फिर 2 मार्च को कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने अमित शाह की रैली में जाते हुए ये नारा लगाया था। कम से कम 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। क्या तृणमूल समर्थकों को भी वही सजा मिलेगी? तृणमूल का कहना है कि ये सवाल ही काल्पनिक है। So provocative, so attacking, so uncivilized.
and the entire ruling party and the administration is keeping mum. They're allowing it. সাংস্কৃতিক দৃষ্টির কে মোটেই সম্ভব নয় যারা করছেন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাদের শুভবুদ্ধি হোক এবং তারা এই ধরনের যে প্ররোচনামূলক কথা বলছে তার থেকে সরে যাবে। मंगलवार की तृणमूल की पदयात्रा एक दिन पहले निकले बीजेपी के रोड शो का जवाब थी। तब दोनों समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। तो मंगलवार को दोनों में जबानी जंग छिड़ी। ये संकेत है कि आने वाले चुनावों में शांति कायम रखना आसान नहीं होने वाला। कोलकाता में जीडी शंकर के साथ मौनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। प्रदेश के सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ सरकारी बस अड्डे पे बना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ढहा दिया। बजरंग दल का कहना है कि ये टॉयलेट मंदिर से सटा हुआ था। हालांकि 40 साल पुराना ये टॉयलेट मंदिर से थोड़ा फासले पर है। दोनों के बीच एक नाला भी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। कुछ यूं हमला कर रहे थे मानो टॉयलेट का वध कर रहे हैं। इसमें भी ये भगवान का नाम लेते रहे। हथौड़े के हर वार के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। इनके हाथों में हथौड़े और लोहे के सरिया थी। शौचालय पे हमले के लिए काफी तैयारी से आए थे। 2 दिन पहले हमारे जो हिंदू योद्धा थे वो आए थे। उन्होंने 2 दिन 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि हम इसे धराशायी अपने आप करेंगे। अब महिला शौचालय के साथ इनका सलूक देखिए। ये एक बंद शौचालय है। इसके अंदर की गंदगी सीवर में जाती है। ये सरकारी ज़मीन पे बना है। इसका किसी मंदिर से क्या लेना देना है। इस तरह दिव्यांग लोगों का शौचालय भी तोड़ डाला। वो तोड़ रहे थे तो इनको कहीं और बनाते। इतनी पब्लिक है, पब्लिक तो कहीं जाएगी ही अपने उसके लिए। ये बताओ अब पब्लिक कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। वैसे भी खुले में ही जा रही है, वो अंदर गंद जा रही थी बंदे में, तो वो दिक्कत हो रही थी। सहारनपुर बस अड्डे से सैकड़ों बसें रोज आती जाती हैं। इनसे दसियों हजार लोग रोज सफर करते हैं। उनकी सुविधा के लिए करीब 40 साल पुराना शौचालय आधुनिक ढंग से बनाया गया था। मंदिर के पुजारी भी शौचालय तोड़ने से नाराज हैं। वो कहते हैं कि शौचालय मंदिर से सटा नहीं था। जो टॉयलेट था, इसकी दूरी कितनी होगी? मंदिर से सटा हुआ है क्या? नाला है बगल में 2 फुट का, 2 फुट का 1 फुट का नाला है बीच में। मंदिर से सटा हुआ नहीं है। दीवार नहीं सटा था, मतलब नाला था बीच में। पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों पे कार्रवाई होगी। एक टॉयलेट बना हुआ था, महिला और पुरुष टॉयलेट, उसको जो है तोड़ करके गिराया है। इसकी सूचना मिली है, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें जो परिवहन निगम विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। एक सरकारी बस अड्डे पे बने हुए टॉयलेट को ध्वस्त कर दिया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन टॉयलेट तोड़ते हुए भगवान राम के नारे लगाना और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का घोष करने का क्या अर्थ है? क्या ये भगवान के नाम का अपमान नहीं है? क्या सरकारी संपत्ति को इन नुकसान पहुंचाने वालों से भी वसूली की जाएगी? सहारनपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बिहार में बढ़ते अपराध की। पटना से सटे दानापुर में कोर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी को बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नौबतपुर के पास इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। फुलवारी शरीफ पुलिस इस मामले को पहली नजर में संपत्ति का विवाद मानकर छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास के आवास नगर में मेन रोड पर एटीएम को 3 बदमाशों ने गैस कटर से तोड़ने की नाकाम कोशिश की। ये वारदात मंगलवार रात को अंजाम देने की कोशिश की गई। इस दौरान एटीएम पूरी तरह से जल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी एटीएम में कितने रुपयों का नुकसान हुआ है, इसका पता लगाया जा रहा है। और बात करते हैं गुजरात के सूरत शहर की, जहां जियो के नाम पर फर्जी उत्पाद बेचने वाले 4 लोगों को धर दबोचा गया। रामकृष्ण ट्रेड मिल्क नाम की कंपनी जियो के ट्रेडमार्क वाला आटा बेच रही थी। जियो कंपनी की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।
केरल के मल्लापुरम में एक शख्स ने सागौन की लकड़ी से एक खूबसूरत बुलेट बनाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके डिजाइन को देखकर अंदाजा लग सकता है कि ये बुलेट कितनी मेहनत से बनाई गई होगी। पहिए, हैंडल, इंजन, छोटी से छोटी चीज बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। सागौन की लकड़ी से बनाई गई इस खूबसूरत बुलेट को देखकर हर कोई इसे चलाना चाहेगा।